हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में। आइए जानते हैं डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन मीन्स द चेंज इन शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। In which the tire changes its shape or size is called deformation. The force which is responsible for this phenomena is called deforming force. Now, अब हम बात करेंगे types of deformation की। There are two types of deformation. First is elastic and plastic deformation. Elastic deformation is the deformation in which when we deform any object by applying the deformation force, but after removing the deformation force, it gets back to its original shape or size. This type of deformation is called elastic deformation, in which the deforming force is equals to the force of restore. Equals to the force of restore. Both the forces are equal but acts in the opposite direction. F deforming is minus F restoring. But magnitudes are same but directions are opposite. This type of deformation is called elastic deformation. But on the other hand, the plastic deformation is when we change the shape or size of any object by applying force of deformation, then it gets permanently changed. अब ये वापस अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आएगा, यानी कि शेप और साइज एक बार बदल गया तो उसी में रहेगा। दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स वर्क्स ऑन दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं किन ऑब्जेक्ट्स में इलास्टिक और किन ऑब्जेक्ट्स में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सभी टाइप के ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। Within the elastic limit. अगर हम इलास्टिक लिमिट तक किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेंगे तो वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मेशन फोर्स। बट व्हेन वी क्रॉस द इलास्टिक लिमिट देन इट गेट्स बिकम्स प्लास्टिक। अब ये वापस अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आएगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही उसके इलास्टिक लिमिट के आसपास पहुंच जाएगा, तो उसके बाद अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो वापस अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आएगा। इस बात का ही ध्यान रख के जितने भी ब्रिज, आपके बिल्डिंग्स और जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वो उनमें जो मटेरियल यूज होता है वो आयरन की सीट या स्टील की सीट जो यूज होती हैं वो इसी बात को ध्यान में रख के यूज की जाती हैं कि उनकी इलास्टिक लिमिट कितनी ज़्यादा या कम है। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ विच इज नोन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, जिन्होंने ये लॉ दिया था इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल्स के डिफॉर्मेशन को लेकर। दिस लॉ इज नोन एज एम्पिरिकल लॉ। व्हाई इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन करके ही ये नियम लागू किया गया था। अब क्या था, एक स्प्रिंग है जिस पे हमने कुछ लोड लगाया हुआ है। लोड लगाने से क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्प्रिंग का शेप और साइज इंक्रीज हो रहा है। इससे पता चल रहा है, हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स डिफॉर्मेशन का फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है, तो फोर्स और डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि एक कांस्टेंट k आता है विच इज नोन एज हुक्स कांस्टेंट। तो जैसे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे उसकी लेंथ में भी चेंज आता जाएगा। ओके भाई, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग पे ही काम नहीं करता, ये सभी इलास्टिक मटेरियल पर काम करता है, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, छोटा डिफॉर्मेशन होगा तभी हुक्स लॉ सही होता है, अदरवाइज हुक्स लॉ वहाँ काम नहीं करता। इलास्टिक मटेरियल हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कार की सीट बेल्ट, अगर ये नहीं होता है इलास्टिक तो हमें एक्सीडेंट से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। सो गाइस, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन।